माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस मैग्नीफाइड। मैं हूं आपके एजुकेटर विभा शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का पार्ट 2। जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहां जाकर आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, बहुत सारे डिलीशियस फूड इनकी हेल्प से बनते हैं, हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं और बहुत सारी मेडिसिन भी इनकी हेल्प से बनती हैं। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं अपना फ्रेंड। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं, हमारे खाने को खराब कर देते हैं और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं अपना फो। तो चलिए डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में कि कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं और किस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक्स। हम जो टेस्टी दही खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, केक्स खाते हैं, ये सब चीजें भी बनती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से और कौन से माइक्रोब्स की हेल्प से हम कर्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं और किस तरीके से ब्रेड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। बहुत टाइम से अल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन किया जा रहा है और इनके प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बहुत सारी मेडिसिन भी माइक्रोब्स की हेल्प से बनती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, इराइथ्रोमाइसिन, इन सब को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाया जाता है। They are also used in cleaning up of the environment. बहुत सारे प्लांट्स के जो वेस्ट होता है, एनिमल्स की बॉडी होती है, इन सब को डिकम्पोज करने का काम भी कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनकी हेल्प से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। नेक्स्ट है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल के अंदर फिक्स करने का काम भी कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि प्लांट उसको इजीली यूज कर पाए। तो इन सब को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कि किस तरीके से हम डिलीशियस फूड का फॉर्मेशन माइक्रोब्स की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए, कर्ड तो हम सब लोग खाते हैं और जितना ज्यादा ये खाने में डिलीशियस होता है उतना ही ज्यादा ये न्यूट्रिशियस भी होता है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये जो कर्ड हम रेगुलर खा रहे हैं, ये कर्ड बनता है एक बैक्टीरिया की हेल्प से, और इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगर हम कर्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले हम लेते हैं मिल्क, और मिल्क को हम करते हैं हीट। लगभग 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम इसको हीट करते हैं और इसके बाद हम उसको करते हैं थोड़ा ठंडा। तो हम ठंडा करेंगे, इसको लगभग लेकर के आएंगे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। तो हमने क्या किया? मिल्क को सबसे पहले हीट किया, फिर हमने उसको थोड़ा ठंडा किया और ठंडा करने के बाद हम उसमें ऐड करते हैं इनोक्युलम। इनोक्युलम हम कहते हैं प्री मेड कर्ड को, यानी पहले से जमा हुआ दही। हम 1 चम्मच पहले से जमा हुआ दही लेंगे और उसको मिक्स करेंगे मिल्क के अंदर। इस इनोक्युलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट होते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इनको हम लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जाएगा और मिल्क के अंदर प्रेजेंट लैक्टोज शुगर, कौन सी शुगर? लैक्टोज शुगर के ऊपर एक्ट करता है और लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड के अंदर। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जो दही का जो टेस्ट है वो खट्टा हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर प्रेजेंट केसिन प्रोटीन क्या करेगा? लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर प्रेजेंट केसिन प्रोटीन
को कोएगुलेट कर देता है। क्या कर देता है? कोएगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड के अंदर, और इस कोएगुलेशन से हमारे कर्ड को मिल पाता है सेमी सॉलिड टेक्सचर। सेमी सॉलिड टेक्सचर, सेमी सॉलिड टेक्सचर का मतलब है ना तो ज्यादा लिक्विड ना ज्यादा सॉलिड। जब भी हम चम्मच डालते हैं दही के अंदर तो वह आराम से सॉफ्टली कट हो जाता है ना, तो उसी टेक्सचर को हम कहते हैं सेमी सॉलिड टेक्सचर। तो देखा किस तरीके से एक बैक्टीरिया ने कंप्लीट मिल्क को कन्वर्ट कर दिया कर्ड के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेड फॉर्मेशन कैसे होता है माइक्रोब्स की हेल्प से। देखिए अगर ब्रेड की हम बात करें तो ब्रेड का फॉर्मेशन होता है ईस्ट की हेल्प से। ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगस है जिसकी हेल्प से हमारी ब्रेड सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो पाती है। ब्रेड बनाने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं आटा, और इस आटे के अंदर हम ऐड करते हैं ईस्ट पाउडर। ऐड किया हमने ईस्ट पाउडर, और ईस्ट पाउडर ऐड करने के बाद हम तैयार कर लेते हैं एक डो, और इस डो को हम 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि मान लीजिए हमने इतना डो तैयार किया और 15-20 मिनट बाद जब हम देखेंगे तो इसकी साइज क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो पाता है कि जब हमने ईस्ट पाउडर को फ्लोर के अंदर ऐड किया तो फ्लोर के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, ये ईस्ट इस शुगर के ऊपर फीड करेगी और बना देगी CO2 और अल्कोहल। क्या बना देगी? CO2 और अल्कोहल। इसी CO2 की वजह से डो का साइज क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब तो ब्रेड खाने से नशा हो जाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम इस डो को बेक करेंगे तो ये अल्कोहल इवोपरेट हो जाती है और हमें मिल पाती है एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी ब्रेड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, कि माइक्रोब्स की हेल्प से कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए भी हम यूज करते हैं ईस्ट का। तो अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं ओवर राइपेंड फ्रूट्स। ओवर राइपेंड फ्रूट्स हम किसको कहते हैं? बहुत ज्यादा पके हुए फ्रूट्स को। तो हमने यहाँ बहुत ज्यादा पके हुए फ्रूट्स लिए और उनको क्या कर दिया? क्रश कर दिया, और क्रश करने के बाद हमने इसमें मिक्स करी ईस्ट। तो क्या होगा? ये ईस्ट इन ओवर राइपेंड फ्रूट्स में प्रेजेंट शुगर के ऊपर फीड करेगी और बना देगी अल्कोहल और CO2। क्या बना देगी? अल्कोहल और CO2। यहाँ शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना कहलाता है फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। याद रखना, कई बार पूछा जाता है फर्मेंटेशन की डेफिनेशन, तो आप लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ शुगर, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल is called fermentation। और सबसे पहले फर्मेंटेशन को डिस्कवर किसने किया? लुईस पास्चर साइंटिस्ट ने। लुईस पास्चर। ये चीजें आपको याद रखनी है। फर्मेंटेशन किसको कहा जाता है? कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और सबसे पहले फर्मेंटेशन डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? लुईस पास्चर। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए अगर मेडिकल फील्ड की हम बात करते हैं तो मेडिकल फील्ड में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो माइक्रोब्स की हेल्प से बनाई जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है? तो ऐसी दवाइयाँ जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार दे या फिर उनके ग्रोथ को रोक दे, ऐसी दवाइयों को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है माइक्रोब्स की हेल्प से। कुछ अगर एग्जांपल्स देखें हम एंटीबायोटिक्स के, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, इराइथ्रोमाइसिन हो गई, एजिथ्रोमाइसिन, ये कुछ ऐसी एंटीबायोटिक है जिनको माइक्रोब्स की हेल्प से बनाया गया है। अब बात आती है कि सबसे पहले हमें एंटीबायोटिक के बारे में आखिर कैसे पता चला, किसने हमें एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया। तो देखिए अगर डिस्कवरी की हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की, तो ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। बात है 1928 की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट एक बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने इस बैक्टीरिया को एक कल्चर प्लेट में ग्रो करवा रखा था। लेकिन कुछ काम के लिए उनको बाहर जाना पड़ जाता है
और जब वो लौट कर आते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने जिस कल्चर प्लेट पर उन बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा रखी थी, उस कल्चर प्लेट पर एक फंगस ग्रोथ कर रही थी और उस फंगस की वजह से वो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। मान लीजिए ये कल्चर प्लेट है और यहाँ उन्होंने क्या करवा रखा था, बैक्टीरिया को ग्रो करवा रखा था, लेकिन इस कल्चर प्लेट पर जब वो लौट कर आते हैं तो एक फंगस ग्रो कर रही होती और वो देखते हैं कि इस फंगस के आसपास बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो वो क्या करते हैं, इस फंगस की स्टडी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये फंगस कुछ केमिकल्स को रिलीज कर रही थी और इन केमिकल्स की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और इस फंगस का नाम था पेनिसिलम नोटेटम। क्या नाम था, पेनिसिलम नोटेटम। और इसी से फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करी जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवर करी गई थी, तो आप याद रखेंगे पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसको डिस्कवर किया गया। और किसने इसको डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है वैक्सीन। देखिए, वैक्सीन की अगर हम बात करें तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल माइक्रोब एंटर करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उस माइक्रोब के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगता है। ये एंटीबॉडीज माइक्रोब से फाइट करेंगी और उसको खत्म कर देंगी और इस फाइटिंग की मेमोरी को हमारी बॉडी स्टोर करके रख लेती है ताकि फ्यूचर में वापस वो माइक्रोब बॉडी के अंदर आया तो एंटीबॉडीज बनाने में टाइम ना लगे और उस माइक्रोब को जल्दी से मारा जा सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत डेंजरस और पावरफुल माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ऐसे में बॉडी को टाइम नहीं मिल पाता एंटीबॉडीज बनाने का और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए हम यूज करते हैं वैक्सीन का। वैक्सीन एक तरह से ट्रेनिंग है हमारी बॉडी के लिए जिसमें जानबूझकर डेड या वीक माइक्रोब को बॉडी के अंदर डाला जाता है ताकि बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए और फ्यूचर के लिए उस मेमोरी को स्टोर कर लिया जाए ताकि फ्यूचर में अगर वो पावरफुल माइक्रोब बॉडी के अंदर आता है तो पहले से ही बॉडी के अंदर वो मेमोरी हो और एंटीबॉडीज बनाने में टाइम ना लगे और उस माइक्रोब को मारा जा सके। इसी को हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। तो वैक्सीन बनाई जाती है पोलियो और टीबी जैसी डिजीज के लिए। नेक्स्ट है क्लीनिंग एनवायरनमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इसकी बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं। ये जो भी प्लांट वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया या फिर किसी एनिमल की डेड बॉडी हो गई, उन सबको डिकम्पोज करके सोइल में मिक्स करने का काम करते हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल बताइए तो आप बता सकते हैं बैक्टीरिया और फंगस। ये अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर जिससे कि प्लांट नाइट्रोजन को यूज कर पाए और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये था हमारा फ्रेंडली माइक्रोब्स टॉपिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि हमें बहुत सा नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे माइक्रोब्स को हम कहते हैं अपना दुश्मन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे ऐसे माइक्रोब्स के बारे में जो हमारी हेल्प करते हैं और जिन्हें हम कहते हैं फ्रेंडली माइक्रोब। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं ऐसे माइक्रोब्स की जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारी बीमारियां हमें इन माइक्रोब्स की वजह से होती है और इन्हें हम कहते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें बीमार करें उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। याद रखना है आपको, बहुत बार ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि पैथोजेंस क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजेंस। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि कौन कौन से डिजीजेस हमें कौन से माइक्रोब से होती हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो मलेरिया डिजीज हमें होती है प्लाज्मोडियम की वजह से जो कि एक प्रोटोजोन है और इस डिजीज में मच्छर एक वेक्टर का काम करता है। नेक्स्ट है टाइफॉइड डिजीज। ये होती है हमें एक बैक्टीरिया की हेल्प से और इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफाई। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड डिजीज। ये एक वायरल डिजीज है जो वायरस की वजह से होती है। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स में देखने को मिलती है फुट एंड माउथ डिजीज जो कि वायरस की वजह से होती है और इस वायरस को हम कहते हैं FMDV यानी फुट माउथ डिजीज वायरस।
अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में देखने को मिलती है रस्ट एंड स्मट डिजीज, जो कि होती है फंगस की वजह से। इन डिजीजेस में पत्तियों के ऊपर व्हाइट और येलो कलर के धब्बे आने लगते हैं। एक और टर्म आती है कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज हम किसे कहते हैं? ऐसे डिजीज जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो, ऐसी डिजीज को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और ये कैसे ट्रांसफर हो सकती है? ये बाय कांटेक्ट भी ट्रांसफर हो सकती है। मान लीजिए मैं इन्फेक्टेड थी और मैं जाकर के किसी हेल्दी पर्सन से हाई हेलो करती हूँ, तो उस हाई हेलो की वजह से मेरी डिजीज उस हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। ये फूड के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती है। मेरा खाया हुआ खाना अगर कोई हेल्दी पर्सन खाएगा तो उस खाने की वजह से भी डिजीज जा सकती है। वाटर के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती है। मेरी बोतल से अगर हेल्दी पर्सन पानी पिएगा तो पानी के थ्रू भी डिजीज उसके अंदर जा सकती है। एयर के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती है। मान लीजिए मैंने छींक दिया और मेरे वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, तो कोई हेल्दी पर्सन आकर के वहां खड़ा होएगा तो एयर के थ्रू भी उसके अंदर डिजीज जा सकती है। ये वेक्टर के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती है कि मान लीजिए किसी मच्छर ने मुझे काटा और वही मच्छर जाकर के किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, तो मच्छर की वजह से डिजीज उसके अंदर जा सकती है। अगर हम एग्जांपल्स देखें कम्युनिकेबल डिजीज के, तो कोलेरा, चिकन पॉक्स, मलेरिया, ये ऐसे डिजीज है जो आसानी से किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। देखिए, फूड पॉइजनिंग हमें कैसे हो सकती है कि हम बहुत पुराना खाना खा रहे हैं, ऐसा खाना जिसपे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई और ग्रो करने के साथ साथ उन्होंने कुछ टॉक्सिक मटेरियल को रिलीज किया, और ऐसे खाने को हमने कंज्यूम कर लिया तो हमें हो सकती है फूड पॉइजनिंग, जिसके सिम्टम्स है स्टमक पेन, यानी बहुत तेज हमें पेट दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टियां देखने को मिल सकती है, डायरिया हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर हमें पुराने खाने को देखने के बाद मिले तो हम समझ जाए कि हमें क्या हुई है, फूड पॉइजनिंग हुई है। और इससे प्रिवेंशन हमें कैसे मिल सकता है कि हम अपने आसपास सफाई रखें, हम पुराने खाने को कंज्यूम ना करें, हम हमेशा फ्रेश खाना खाएं, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये था हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इन माइक्रोब से हमारे खाने को फ्रेश रख सकते हैं, यानी फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं ये हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं और ग्रो करने के साथ साथ कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स को रिलीज करते हैं, और इन टॉक्सिक मटेरियल की वजह से खाने में गंदी स्मेल और गंदा टेस्ट आने लगता है, और ऐसे में पूरा खाना खराब हो जाता है। और यदि गलती से हमने इस खाने को कंज्यूम कर लिया तो हम भी बीमार पड़ जाते हैं। तो बच्चा, ऐसी सिचुएशन से बचना है कि नहीं बचना? बिल्कुल बचना है। तो बचने के लिए हम यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेशन। इससे हम माइक्रोबियल अटैक से फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लंबे टाइम तक उसको फ्रेश रख सकते हैं, जिसमें हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड है रेफ्रिजरेशन मेथड। देखिए, हमें माइक्रोब्स का एक सीक्रेट पता लगा। सीक्रेट क्या था कि ये वार्म टेम्परेचर पर बड़े मजे से ग्रो करते हैं। तो हमने इस सीक्रेट का फायदा उठाया और फूड को ले जाकर के रख दिया लो टेम्परेचर पर। ऐसे में माइक्रोब से अगर उनकी फेवरेट चीज को छीना जाएगा तो उनको गुस्सा तो आएगा ही। तो माइक्रोब्स ने बोला, तुम अपना खाना रखो, हम तो अपनी जगह जा रहे हैं। तो इसी मेथड को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन मेथड, जिसमें हम फूड को स्टोर करके रखते हैं लो टेम्परेचर पे। जैसे कि हम सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गई, इन सबको फ्रिज में रखते हैं ना, तो इसी मेथड को हम रेफ्रिजरेशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है ड्राइंग मेथड। देखिए, वार्म टेम्परेचर के साथ साथ हमें पता लगा कि माइक्रोब्स को मॉइस्चर भी बहुत पसंद है। जहां मॉइस्चर दिखेगा वहां ये बड़ी जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे में हमने फूड से मॉइस्चर कंटेंट को भी रिमूव कर दिया, और इसी मेथड को हम कहते हैं ड्राइंग मेथड। इससे हम बनाते हैं मसाले वगैरह, पापड़ वगैरह, जिसमें हम बिल्कुल भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं रखते और वो काफी लंबे टाइम तक चल पाते हैं। नेक्स्ट मेथड है पिकलिंग मेथड। देखिए, अचार हम सब लोगों के घर में मम्मी वगैरह बनाती हैं, और अचार बनाते टाइम हम एक चीज ध्यान में रखते हैं कि अचार टेस्टी बनने के साथ साथ ऐसा बने जो लंबे टाइम तक चले। इसीलिए हम ऐड करते हैं विनेगर और सोल्ट को। ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, और माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो अचार लंबे टाइम तक चल सकेगा। नेक्स्ट मेथड है कैनिंग मेथड। कैनिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हमारा जो फूड प्रोडक्ट है उसको पूरा एयर टाइट कंटेनर में सील कर देते हैं। अब एयर अगर फूड तक नहीं पहुंच पाएगी तो एयर के बिना माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और ऐसे में भी फूड क्या है, अच्छे से प्रिजर्व रह सकता है। जैसे कि फ्रूट जैम हो गया, टोमेटो केचप हो गया, इन सबको हम प्रिजर्व करते हैं कैनिंग मेथड से। नेक्स्ट मेथड है पास्चुराइजेशन।
पास्चराइजेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिल्क लेंगे और मिल्क को मस्त हीट करेंगे लगभग 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। 15 से 20 मिनट तक हमने मिल्क को हीट किया और हीट करने के बाद इंस्टेंट हम उसको क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं और ठंडा होने के बाद हम उसको पैक कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चराइजेशन। और सबसे पहले इस मेथड को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर। उन्हीं के नाम पर इस मेथड का नाम रखा गया और ये भी एक काफी अच्छा मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। नेक्स्ट मेथड है एडिंग केमिकल्स। कुछ केमिकल्स को भी हम एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, लाइक सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड। ये भी क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं और इनकी वजह से भी हम फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। तो ये था हमारा फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा नाइट्रोजन साइकिल। देखिए, नाइट्रोजन साइकिल की अगर मैं बात करूं तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है 78% नाइट्रोजन और ये कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और प्लांट की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन से प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि प्लांट साफ मना कर देते हैं कि हम इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस नाइट्रोजन के अंदर प्रेजेंट है इतना स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड और इसको तोड़ पाना हमारे बस की बात तो नहीं है। तो ऐसे में प्लांट की कोई ना कोई हेल्प तो करेगा ही। तो हेल्प करने आती है लाइटनिंग। लाइटनिंग के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि आसानी से इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। लेकिन लाइटनिंग भी प्लांट को कह देती है कि भाई मैं हमेशा तुम्हारे पास प्रेजेंट नहीं हूँ, तुम्हें कोई दूसरा जुगाड़ देखना पड़ेगा इस नाइट्रोजन को अपने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो दूसरा प्लांट की हेल्प करने आते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि होते हैं राइजोबियम या फिर साइनोबैक्टीरिया। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर और जैसे ही नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होती है, प्लांट खुश हो जाते हैं कि अब तो हम इस नाइट्रोजन को आराम से यूज कर सकते हैं। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं प्लांट और प्लांट को कंज्यूम करते हैं या तो ह्यूमंस या फिर एनिमल्स, और बाद में या तो ये एक्सक्रीशन करेंगे या फिर इनकी डेथ होगी, जिसकी वजह से इनकी बॉडी से नाइट्रोजन निकल करके वापस कहाँ चली जाती है, सॉइल के अंदर। और सॉइल के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस गैस के अंदर और ये नाइट्रोजनस गैस वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। इस तरह से नाइट्रोजन का साइकिल चलता रहता है और इस साइकिल की वजह से नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहती है। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा और चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।